इस समय भव्य ग्रीक साम्राज्य का ध्वज आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। आसपास के छोटे राज्यों की इतनी हिमाकत नहीं थी कि यूनान की तरफ सर उठाकर देख भी सके। ग्रीक साम्राज्य के बढ़ते लोभ की छाया में एक बालक का जन्म हुआ। किसी ने सच ही कहा है, जैसा देश वैसा भेष। उस बालक ने बचपन से ही एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया जीतने का ख्वाब। जी हां, ये बालक था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहते हैं, एक तरफ जहां बुराई जन्म लेती है तो दूसरी तरफ उसे मिटाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छाई का भी जन्म होता है। जहां एक तरफ ग्रीक के राजा सिकंदर का जन्म हुआ तो दूसरी तरफ पौरव के राजा परवेश का जन्म हुआ, जिन्हें राजा पोरस के नाम से जाना जाता है। समय का पहिया घूमता रहा और आखिर वो समय भी आया जिस पल के लिए सिकंदर ने एक एक क्षण प्रतीक्षा की थी। समय था 326 ईसा पूर्व का, जब सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर अपने दुनिया जीतने के ख्वाब को सच करने के इरादे से निकल पड़ा। कहा जाता है, सिकंदर की सेना समुद्र के समान विशाल थी, जिसे एक बार में देख पाना असंभव था। अगर सेना के केवल धनुर्धारी एक साथ तीर चलाएं तो पूरा आसमान इस प्रकार से ढक दे कि सूर्य की किरणें भी धरती को छू ना पाएं। और जब सेना एक साथ चलती तो भूमि में तीव्र कंपन होने लगता, मानो जैसे कोई भयंकर भूकंप आ रहा हो। इतनी विशाल और युद्ध कला में निपुण खतरनाक हथियारों से लैस खूंखार सेना, जिसको देखने मात्र से ही कोई भी राजा हथियार डाल देता और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता। और जो कोई भी राज्य सिकंदर के समक्ष नहीं झुकता, उसे बड़ी क्रूरता और निर्ममता के साथ बर्बाद कर दिया जाता। इसी के चलते सिकंदर के विशाल साम्राज्य की सीमाएं दिन प्रतिदिन आग की तरह फैल रही थीं। पूरी दुनिया असहाय होकर विनाश का मंजर देख रही थी। सिकंदर ने लगभग समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अब अंत में सिकंदर की क्रूर आंखें संपूर्ण भारत को देख रही थीं, क्योंकि भारत इस समय एक देश नहीं था बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करने का सोचा, चाहे फिर वो संधि करके आए या युद्ध करके, जैसा कि वो पहले से ही करता आ रहा था। अपने विशाल साम्राज्य शक्ति के मद में चूर सिकंदर ने जब अपने गंदे पांव भारत की पावन धरा पर पसारे तो उसका पहला मुकाबला गांधार के राजा अंभी से होना था। अंभी गांधार की राजधानी तक्षशिला का राजा था। अंभी का राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला था। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ गांधार में आ पहुंचा। सिकंदर ने अंभी को यह फरमान भेजा कि या तो वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब चाहे तो इसे कायरतापूर्ण कहें या अपनी प्रजा हित के लिए विवशतापूर्ण। इतनी विशाल और खतरनाक हथियार से लैस खूंखार रक्त प्यासी सेना को देख राजा अंभी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और बेशकीमती उपहार देकर सिकंदर का स्वागत किया। हालांकि सिकंदर भी एक लोमड़ी के जैसा चालाक शासक था। उसको भली भांति ज्ञात था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। वो जो अपनी मिट्टी के लिए हंसते हंसते लाखों कुर्बानियां दे देगा, किंतु उसकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके साम्राज्य को केवल पराजित कर ही उसे अपने साथ मिलाया जा सकता था। सिकंदर के पास तो वैसे भी अपार धन संपदा थी, कुछ नहीं था तो बस तृप्ति। यही सब विचार कर सिकंदर ने भेंट स्वरूप राजा अंभी के सभी उपहार दोगुने कर लौटा दिए और राजा अंभी को आगे बढ़ने के लिए और सेना देने का आदेश दिया। राजा अंभी को यह भली भांति ज्ञात था कि सिकंदर को अब जहां जाना था, सिकंदर के भारत विजय के स्वप्न में जो सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था वो था पौरव राज्य। इस समय पौरव का राजा पर्वतीश्वर था, जो कि अंभी का सबसे बड़ा शत्रु भी था। परवेश को राजा पोरस के नाम से जाना जाता है। अंभी भी यही चाहता था कि वो राजा पोरस और उनके राज्य को सिकंदर के कदमों तले कुचलता देखे। इसलिए राजा अंभी खुशी खुशी सिकंदर का साथ देने के लिए तैयार हो गया और उसे अपने सबसे कुशल 5000 सैनिक दे दिए। तत्पश्चात सिकंदर अपने सेना लेकर पौरव राज्य की ओर बढ़ने लगा। लेकिन पौरव राज्य में घुसने पाना इतना आसान नहीं था। पौरव में घुसने के लिए सिकंदर को अपनी विशाल सेना के साथ झेलम नदी को पार करना था। सिकंदर को सम्राट पोरस की वीरता और पराक्रम के बारे में भली भांति ज्ञात था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी सिकंदर के पैर पौरव राज्य की ओर बढ़ते हुए लड़खड़ा रहे थे। वो जानता था, जिसे उसने विजय करने का ख्वाब देखा है, वहां उसे हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। और ऐसा सोचे भी क्यों ना, जिस राज्य के प्रत्येक सैनिक की देह में रक्त का एक एक कतरा देश प्रेम के लिए दौड़ रहा हो, जिस राज्य का एक साधारण सैनिक जो किसी भी बड़े से बड़े प्रशिक्षित योद्धा को पलक झपकते ही धूल चटा दे। सिकंदर को ज्ञात था, भले ही उनकी सेना की तादाद पूर्व राज्य की तुलना में 100 गुना अधिक थी, किंतु उसका ये नकार पाना भी मुश्किल था कि पूर्व का एक सैनिक उसके 100 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। और इसी भय से ग्रसित सिकंदर ने उम्मीद भरे शब्दों से राजा पोरस को संधि प्रस्ताव भेजा,
संधि के अंतर्गत राजा पोरस को सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी थी, और अगर वो ऐसा ना करे तो सिकंदर ने धमकी देते हुए कहा कि वो सम्राट पोरस के पूरे पौरव राज्य को तबाह कर देगा और राज्य के लोगों, औरतों और बच्चों का भी वही हाल करेगा जैसा कि उसने पहले अपने सामने नजर उठाने वाले राज्यों में किया था। सिकंदर द्वारा भेजे गए धमकीपूर्ण प्रस्ताव से राजा पोरस के स्वाभिमान को आघात हुआ, और होता भी क्यों ना, मां भारती का वीर सपूत जो ठहरा। राजा पोरस ने सिकंदर को प्रत्युत्तर देते हुए खुले शब्दों में कहा, अब अगली मुलाकात रणभूमि में ही होगी और भविष्य में क्या होगा इसका निर्णय वही निकलकर सामने आएगा। जैसा देश वैसा भेष। राजा पर्वतेश्वर, पर्वत के समान कभी किसी के समक्ष न झुकने वाले अटल और पर्वत के समान ताकतवर भी। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस की लंबाई 7 फुट 6 इंच थी और वे युद्ध कला में परिपूर्ण थे। राजा पोरस को सर कटाना मंजूर था किंतु सर झुकाना बिल्कुल भी नहीं। राजा पोरस वो महाबली महावीर थे जिन्होंने जब भी रण में दहाड़ लगाई तो गीदड़ दुम दबाकर दौड़ते नजर आए। इस प्रकार आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए राजा पोरस सिकंदर के गीदड़ भभकी भरे संधि प्रस्ताव को ठुकराते हुए किंचित भी नहीं हिचकिचाए। हालांकि सिकंदर की सेना पोरस की सेना से तादाद में 100 गुना बड़ी थी और सिकंदर के सर पर तो वैसे भी विश्व विजय का भूत सवार था, अतः उसके पास युद्ध के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं था। तो चालाक सिकंदर योजना बनाने लगा कि आखिर राजा पोरस को कैसे पराजित किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिकंदर सीधे तरीके से युद्ध करता तो उसे झेलम नदी पार करनी पड़ती, और नदी के उस पार राजा पोरस की सेना उसके इंतजार में पहले से तैनात थी। सिकंदर को यह भली भांति ज्ञात था कि अगर उसकी सेना ने नदी पार करने की कोशिश भी की तो पौरव की सेना पलक झपकते ही उनकी विशाल सेना की जल समाधि बना देगी। इस सब पर विचार कर युक्ति लगाते हुए सिकंदर ने राजा पोरस की सेना को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो नदी पार करने की कोशिश में है, किंतु उन्हें नदी पार करने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। सिकंदर अपने कुछ सैनिकी टुकड़ियों के साथ झेलम नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा पोरस की सेना को भ्रमित कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर 17 मील दूर सिकंदर की विशाल सेना उसके कमांडर की अगुवाई में नदी पार कर रही थी। कुछ ही दिनों में हजारों सैनिकों और घोड़सवारों ने नदी पार कर डाली, लेकिन इन सबसे अनजान पोरस की सेना को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर को अभी तक नदी को पार करने का मार्ग नहीं मिला। लेकिन सत्य तो यह था कि काल उनके बिल्कुल निकट आ पहुंचा था। रात्रि के समय राजा पोरस की सेना इस भ्रम में निश्चिंत होकर बैठी थी कि सिकंदर अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सिकंदर की कूटनीति से अनजान पौरव के कुछ सैनिक विश्राम करने में, तो वही कुछ सैनिक एक दूसरे के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। सिकंदर की विशाल सेना आकस्मिक रूप से पोरस की सेना पर टूट पड़ी। आक्रमण इतने भयानक रूप से हुआ कि किसी को कुछ पता न चला। निहत्थे सैनिकों को तलवारों, बर्चों, भालों, कटार से बिंध दिया गया और आक्रमणकारियों द्वारा छोड़े गए जलते हुए तीर गहरी नींद में सोए सैनिकों की छाती को चीरते हुए निकल गए। चारों ओर तबाही और विनाश का मंजर था, मानो सेना के तंबुओं में लगी दैत्य रूपी आग एक के बाद पूरी सेना को निगलते जा रही हो। लेकिन पौरव के राज्य के गौरव को अभी भी घुटने टेकना मंजूर नहीं था। जितने भी सैनिक बचे थे वे बेखौफ बेधड़क अपनी मातृभूमि के लिए मरने मारने को तैयार थे। पौरव राज्य की बची सेना ने हथियार उठाए और फिर शुरू हुआ नरसंहार का महायुद्ध। संपूर्ण आकाश और पाताल बस तेज तलवारों की खनक और चीखने चिल्लाने की आवाजों से गूंज रहा था। दृश्य इतना भयावह था मानो आज धरती का अंत होने वाला हो। दोनों तरफ से रक्त प्यासी सेनाएं मरने मारने पर उतारू थीं। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सिकंदर भी अपनी बाकी बची सेना के साथ नदी पार कर युद्ध में आ पहुंचा। अब मंजर पोरस की सेना के लिए और भी खौफनाक हो गया। लेकिन इस प्रकार से किए गए कायरतापूर्ण हमले के बावजूद भी पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पोरस की सेना का अटूट साहस और पराक्रम देख सिकंदर दंग रह गया। इस प्रकार के आकस्मिक हमले और हमले से हुई भारी क्षति के बावजूद भी राजा पोरस की सेना घबराई नहीं, अपितु आंखों में विध्वंसक ज्वाला लिए पूरी ताकत और वीरता के साथ युद्ध कर रही थी। सिकंदर ने यह सब देखकर मानो पहले ही हार स्वीकार कर ली हो। लेकिन सिकंदर तो ठहरा सिकंदर, उसकी झूठी शान और शौकत उसे पीछे हटने देती भी तो कैसे। घोड़े पर सवार सिकंदर युद्ध भूमि में अपना शौर्य प्रदर्शन कर रहा था। तभी एक विशाल हाथी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, जिस पर कोई और नहीं स्वयं राजा पोरस सवार थे, जो सिकंदर की सेना को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। राजा पोरस को देखते ही सेना में नया जोश उमड़ आया। उनका आत्मविश्वास मानो साथ में आसमान पर पहुंच गया हो। इसी बीच सिकंदर युद्ध करते करते अमर सिंह के समक्ष आ पहुंचा। आपको बता दें, अमर सिंह राजा पोरस के भाई थे, जो युद्ध कला में परिपूर्ण होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा वीर योद्धा था। देखते ही देखते सिकंदर और अमर सिंह के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अमर सिंह के तूफानी हमलों के सामने सिकंदर बेबस सा नजर आ रहा था।
जहां सिकंदर का संतुलन थोड़ा सा डगमगाया तो उसी समय अमर सिंह ने अपने तलवार के एक ही ताकतवर प्रहार से सिकंदर के घोड़े को फाड़ कर रख दिया और साथ में आसमान पर बैठा विश्व विजेता बनने चला सिकंदर सीधा धरती पर आ गिरा और मुंह के बल पड़ा हमारी पावन धरा की मिट्टी का स्वाद चखने लगा। अमर सिंह सिकंदर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। सिकंदर को साक्षात उसकी मौत सामने से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो जैसे अमर सिंह नहीं बल्कि साक्षात स्वयं यमराज उसके प्राण हरने उसके समीप आ रहे हों। लेकिन तभी सिकंदर के अंगरक्षक बीच में आ धमके और अमर सिंह को रोकने का प्रयास करने लगे और मौके का फायदा उठाकर सिकंदर भी वहां से घुटनों के बल अपनी देह घसीटता हुआ अपनी सेना की ओर सुरक्षित बढ़ने लगा। सिकंदर युद्ध में बहुत घायल हो चुका था तो वहीं दूसरी ओर राजा पोरस भी अपने हाथी पर सवार लगातार सिकंदर की सेना को कुचलकर आगे बढ़ते हुए अपनी सेना का संचालन कर रहे थे। तभी राजा पोरस ने एक जलता हुआ तीर आकाश मार्ग की ओर दाग दिया। ये एक तरह का संकेत था। देखते ही देखते राजा पोरस की 130 विशाल हाथियों की सेना निकलकर सामने आई, जो बड़ी से बड़ी सेना को भी पल भर में कुचल कर रख दे। हाथियों की सेना ने सिकंदर की विशाल सेना को बहुत ही क्रूरता से कुचलना प्रारंभ कर डाला। युद्ध स्थल में हाथियों से मचे विध्वंस के परिणाम स्वरूप सिकंदर के सैनिक घबराहट के मारे उल्टे पांव दौड़ने लगे। हाथियों के पैरों तले पिसते चले जा रहे सैनिकों का दृश्य इतना भयावह था जिसको देखकर मौत की भी रूह कांप जाए। राजा पोरस और उनके रक्त प्यासे हो चुके सैनिक रणभूमि में लगातार दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते जा रहे थे, मानो विजय बस अब राजा पोरस के बहुत निकट आ चुकी हो। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, मानो राजा पोरस की किस्मत उनसे रूठ गई हो। अचानक ही अत्यधिक तीव्र वर्षा होने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी रणभूमि में बस कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पोरस की सेना के रथ के पहिए कीचड़ में धंसने लगे। अब उनको युद्ध करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हाथियों को भी अब आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी। बदलते मौसम का रवैया अब सिकंदर के लिए अपनी हार को जीत में बदलने के एक मौके के रूप में उभर कर सामने आने लगा। धीरे धीरे उसकी सेना पोरस की सेना पर हावी होने लगी। अब बारिश पोरस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि एक आसान सी जीत अब उसे हार में तब्दील होती नजर आ रही थी। लेकिन तभी प्रचंड गर्जना से आकाश गूंज उठा। अचानक खोखर ने अपना आतंक दिखाना प्रारंभ कर डाला। खोखर के बारे में इतिहास के पन्नों में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत ही खतरनाक और ताकतवर योद्धा हुआ करते थे। इनका ना तो कोई साम्राज्य था, ना ही कोई राज्य। ये लोग बस छोटे से कबीले में अपना जीवन यापन किया करते थे। इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि मोहम्मद गोरी का सिर भी खोखर ने ही धड़ से अलग किया था। खोखर ने इस प्रकार से रणभूमि में अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दिया कि सिकंदर की सेना फिर युद्ध में पिछड़ने लगी और एक बार फिर पोरस की सेना सिकंदर की सेना पर हावी हो चली थी। युद्ध बहुत ही भयावह और विनाशकारी हो चुका था। दोनों ही राजाओं को सैन्य बल और आर्थिक रूप से बहुत क्षति पहुंच रही थी। इधर सिकंदर के सर पर विश्व विजय का भूत सवार था, तो वहीं दूसरी तरफ राजा पोरस भी पर्वत के समान अटल खड़ा झुकने को तैयार ना था। लेकिन अब वो समय आ चुका था जब दोनों ही राजाओं को आपस में विचार विमर्श करना आवश्यक हो चुका था कि आखिर अब क्या किया जाए। इस युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद मिलते हैं। कुछ भारतीय इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में पोरस विजय हुए थे, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये एक अनिर्णित युद्ध था। अगर हार जाते तो आगे कैसे बढ़ते, लेकिन ऐसा तो संधि के तहत होना भी मुमकिन है। क्या आपको ये सच प्रतीत होता है कि सिकंदर इस युद्ध में विजय हुआ था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर सिकंदर युद्ध में विजय होता तो युद्ध के पश्चात राजा पोरस का साम्राज्य आगे कैसे बढ़ता। इस पर भी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर राजा पोरस की वीरता को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ, इसलिए उसने राजा पोरस को अपने जीते हुए राज्य भेंट स्वरूप दे दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिकंदर सत्ता और शासन का इतना भूखा इंसान था कि उसने राजपाट पाने के लिए अपने ही भाई और पिता की बेरहमी सी हत्या करवा दी थी, और जिस किसी राजा ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन सभी को भी मौत के घाट उतार डाला था और उन राज्यों की निर्दोष प्रजा को बड़ी निर्ममता और क्रूरता से मार डाला था। उन राज्यों की कन्याओं और औरतों के साथ सिकंदर की सेना ने बड़ी ही दरिंदगी के साथ दुष्कर्म और उनका शोषण किया। आखिर इतना क्रूर राजा पोरस पर इतनी दयालुता कैसे दिखा सकता था? वास्तविकता तो कुछ और ही थी। वास्तव में तो युद्ध में हो रहे विनाश के कारण सिकंदर ने राजा पोरस के साथ संधि करना उचित समझा, और संधि के दौरान सिकंदर ने पोरस से कहा कि वो अब और युद्ध नहीं करना चाहता। इस युद्ध से हम दोनों को ही अत्यधिक क्षति और जनहानि हो रही है। हमें इस युद्ध को यही विराम देते हुए समझौता कर लेना चाहिए।
और इस समझौते में सिकंदर ने राजा पोरस से आगे बढ़ने की अनुमति मांगी और बदले में राजा पोरस को अपने कई जीते हुए राज्य भरपाई के तौर पर दे दिए, जो राजा पोरस के राज्य की सीमा के साथ लगते थे। राजा पोरस को भी बेगुनाहों की जान जाने के बदले ये प्रस्ताव उचित लगा, क्योंकि पहले ही ये विनाशकारी युद्ध उनके बहुत सारे वीरों को निगल चुका था और आर्थिक नुकसान भी अत्यधिक झेलना पड़ रहा था। इसलिए राजा पोरस ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। सिकंदर ने जितना सोचा था, पोरस राज्य से युद्ध में उसे उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। प्राण जाते जाते बचे सो अलग। लेकिन इतनी हानि होने के बावजूद भी सिकंदर के पास अभी इतनी विशाल सेना शेष बची थी कि वो आगे बढ़कर अपने विश्व विजय की तृष्णा शांत कर सके। लेकिन ये तो सिकंदर का महज एक छोटा सा स्वागत था। अभी तो सिकंदर का सामना उससे होने वाला था, जिसके बारे में सिकंदर ने शायद अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा, जिसके सामने सिकंदर की सारी चालाकियां धरी की धरी रहने वाली थीं। क्या चाणक्य बदलेंगे सिकंदर का मुकद्दर, विस्तार से जानेंगे अगले भाग में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आरकेपीबी चैनल के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।